हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीट लेवल 2 के लिए जो साइंस का सिलेबस दे रखा है आपके, उसके अंतर्गत फिजिक्स में आपके दे रखा है बल एवं गतिकी। किसके बारे में बात करेंगे? बल एवं गतिकी के बारे में। और बल एवं गति के अंतर्गत मैं दोस्तों आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, तो मैं आपको वर्त्य गति तक पढ़ा चुका हूँ। जो जो चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ाई है उन सभी को एक बार हम रिवीजन करेंगे, उसके साथ में ही फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने दोस्तों आप लोगों को गति और जो विराम अवस्था होती है उसके बारे में बताया था। मैंने बता दिया था कि एक ही वस्तु किसी के लिए गति अवस्था में हो सकती है तो वही वस्तु दूसरे के लिए विराम अवस्था में हो सकती है, उसका एग्जाम्पल देकर के बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि चाल क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, वेग क्या होता है। ठीक है, ये अदिश है, सदिश है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो पूरी डिटेल बात कर चुके थे। उसके बाद में मैंने आपको त्वरण के बारे में बता दिया था और कल मैंने त्वरण का एक फॉर्मूला भी बता दिया था, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। वी है अंतिम वेग, यू है प्रारंभिक वेग, टी है समय। ठीक है, गैलीलियो के गति के जो चार समीकरण थे वो कौन कौन से थे? तो पहला था v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा समीकरण था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और चौथा समीकरण था एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। ये बताता है कि nवें सेकंड में अगर आपसे पूछा जाए 5वें सेकंड में इसने कितनी दूरी तय करी, 10वें सेकंड में कितनी दूरी तय करी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया थे दोस्तों ग्राफ, जिसमें पहला ग्राफ था एस और टी के मध्य। एस टी का मतलब था दोस्तों आपके डिस्प्ले विस्थापन समय ग्राफ, या फिर आप दूरी समय ग्राफ भी कह सकते हो। और दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ में क्या होता है दोस्तों, जो ग्राफ है उसका ढाल, उसका जो ढाल है यानी उसका जो स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ढाल बढ़ेगा उतनी ही उसकी चाल बढ़ जाएगी। ये मैं आप लोगों को कल बता चुका था। इससे आगे फिर मैंने आप लोगों को दोस्तों वीटी ग्राफ में एक समान गति वाला बताया था, और एक समान गति में क्या होगा, स्पीड जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी। इसीलिए क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी और वह लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के समानांतर होगी, जो कि ये रहा ग्राफ। ठीक है, चलिए फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक समान त्वरित गति से, मतलब गति समान है लेकिन एक त्वरित है, एक फिक्स एक्सेलरेशन है, वो बढ़ता जा रहा है फिक्स टाइम में, तब क्या होगा दोस्तों, स्पीड जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। स्पीड जो है वो बढ़ती रहेगी एक फिक्स त्वरण के साथ में। और जिसका एग्जांपल बताया था जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस प्रकार से। और उसका ग्राफ बनेगा, वह ग्राफ 45 डिग्री पर होगा, उसका जो एंगल होगा वो, और वह जो है एक्स और वाई एक्सिस से दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होते हुए जा रहा होगा और केंद्र से पास होगा। ये बातें मैं आप लोगों को बता चुका था। फिर इसी के साथ में हमने आगे स्टार्ट करा था वर्तीय गति के बारे में। तो वर्तीय गति क्या होती है, जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वर्तीय गति कहते हैं। और वो तो सीधी सी बात है, वर्त यानी क्या होता है, सर्कल, और सर्कल को हम इस वर्तीय गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल के अंदर होने वाली गति को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो हिंदी में आपको क्या कहेंगे कि वर्ताकार मार्ग, वर्त के ऊपर चलने वाली वस्तु के मार्ग को ही या फिर उसी गति को क्या कहते हैं, वर्तीय गति कहते हैं। अब वर्तीय गति जो होती है वह एक समान वर्तीय गति त्वरित होती है। वह त्वरित क्यों होती है? क्या उसके परिणाम में परिवर्तन आता है? नहीं, उसके वेग के परिणाम में परिवर्तन आने की वजह से हम उसे त्वरित नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन मैग्नीट्यूड में नहीं होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है हर समय। और आप लोग जानते हैं कि वेग जो है वह एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में अगर दिशा भी परिवर्तित होती है तो हम ये कहते हैं कि यह वेक्टर बदल चुका है। इसलिए वेग के परिमाण में चेंज न होने के बावजूद भी हम ये कहते हैं कि एक समान वर्तीय गति त्वरित होती है। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी दिशा हर बार परिवर्तित होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि स्पीड 2 से 4 होती है क्या? नहीं, उसमें दिशा हर बार, पहले बताया था मैंने, उत्तर जा रहा है, फिर ये पश्चिम जाएगा, फिर दक्षिण जाएगा, फिर पूर्व जाएगा। इस प्रकार से ये डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस वर्तीय गति को जो है, इसमें जो आपका वेग होगा, जिसका कि हमने पीछे पढ़ा, वेग एक होता है रेखीय वेग, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, फिर हमने कोणीय वेग के बारे में पढ़ा था। तो कोणीय वेग क्या होता है कि वस्तु के द्वारा एक सेकंड में केंद्र के ऊपर बनाया हुआ जो कोण है, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। और इससे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन में
टी, ये तो होता है ओमेगा बराबर। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि रेखीय वेग और कोणीय वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है, तो आप लिखेंगे कि रेखीय वेग इज इक्वल टू कोणीय वेग इनटू त्रिज्या। त्रिज्या किसकी? उस वृत्त की त्रिज्या, जो भी वृत्ताकार मार्ग है उस वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है उसे ही कहते हैं। लेकिन आप लोगों को अब यहाँ डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि सर ये वृत्ताकार, अब कोई वस्तु सीधी जा रही है तो वो वृत्त में घूम रही है, अगर तो वृत्त में ही क्यों घूम रही है? तो दोस्तों उस चीज के पीछे समझने के लिए, हमें वृत्ताकार मार्ग को समझने के लिए कि वह वृत्तीय मार्ग किस प्रकार से है, उसे समझने के लिए हमें दो बलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। अब देखिए, इसके लिए दोस्तों कितने बल की आवश्यकता होती है? तो दो बलों की आवश्यकता होती है। कितने बलों की? दो बलों की। वो दो बल कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपका एक बल होता है अभिकेंद्री बल, ठीक है। कौन सा बल है दोस्तों? अभिकेंद्री बल, ठीक है। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। अभिकेंद्री बल, और दूसरा होता है अपकेंद्री बल, ठीक है। अपकेंद्री बल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही बल बिल्कुल ही अलग अलग हैं, दोनों की दिशाएं अलग अलग होती है, ठीक है। ये जो दोनों बल है ये अलग अलग है, क्योंकि आप लोग जो है जब छोटी कक्षा में होते हैं तो आपको यही बता दिया जाता है कि अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल दोनों एक ही है। नहीं, एक ही नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। दोनों ही बल अलग अलग है, ठीक है। अभिकेंद्री बल को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा जाता है? पीटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको क्या याद रखना है, इसे तो कहते हैं हम पीटल फोर्स, क्योंकि सेंट्री तो याद रह जाता है, इससे अभिकेंद्री को कहेंगे पीटल फोर्स, जबकि अपकेंद्री बल जो है इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों का इंग्लिश में पूरा ही अलग अलग होता है। इंग्लिश हिंदी में क्या है कि अभी और अपी, अप होने की वजह से लोग ये समझते हैं कि दोनों सेम है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, दोनों ही अलग अलग है। एक अभिकेंद्री बल है, इसकी दिशा अंदर की ओर होगी। अपकेंद्री बल जो होगा वो बाहर की ओर लगता है। अभी हम इसको पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो पहले तो अभिकेंद्री बल को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अपकेंद्री बल को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब हम समझेंगे पहले अभिकेंद्री बल के बारे में। तो आप टॉपिक डालिए दोस्तों, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल, यानी पहले हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, और डाल दी होगी। तो अब चलते हैं हम आगे इसके बारे में समझने की ओर कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहता क्या है। तो देखो दोस्तों, कोई भी वस्तु है, अगर हम उसे वृत्ताकार मार्ग पर घुमाना चाहते हैं, तो अब जो सीधी वस्तु जा रही है उसको अगर वृत्ताकार मार्ग पर घुमाना है तो कुछ अलग एफर्ट तो लगेगा ही, सीधी सी बात है ना भाई। क्या, देखो इसको आप उस कहावत से जोड़िए कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो हमें क्या टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यहां पर भी यही बात है, जब आप सीधे मार्ग पर जा रहे हो लेकिन आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपको अपना मार्ग जो है थोड़ा सा टेढ़ा करना होगा। अब मार्ग जब आप टेढ़ा करोगे तो थोड़ा सा एफर्ट भी लगेगा। उस एफर्ट को ही यहां पर कहा जा रहा है अभिकेंद्री बल। ये अभिकेंद्री बल ही आपको क्या करेगा दोस्तों? उस वर्ताकार मार्ग पर घूमने की परमिशन देगा। क्या करेगा? वर्ताकार मार्ग पर घूमने की परमिशन देगा। अब देखो तो भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है सर? तो सबसे पहले मैं एक वृत्त बना देता हूं ताकि आपको यहां स्पष्ट तरीके से वो समझा सकूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। बड़ा सा बनाएंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई किसी प्रकार का कोई डाउट ही ना रहे, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें मैं इसके विचारे के सेंटर वगैरह भी तो बनाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो ये रहा है इसका सेंटर, और ये बन गई इसकी त्रिज्या, ठीक है, बन गई। अब देखो एक हम बना रहे हैं इसकी यहाँ पर, ये मान लो कि ये इसकी टेंजेंट है, ठीक है। मुझे पता है यहाँ से इतनी टच नहीं होनी चाहिए, एक पॉइंट पे टच होती है टेंजेंट, लेकिन मान लो, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पर बना देते हैं, और ये लो भाई, ठीक है।
ये एक भयानक सा डायग्राम मैंने बना दिया है, बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे तो देखो ये है इसका केंद्र, ये है इसकी त्रिज्या, ठीक है। ये कोई ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है जब यहाँ से आएगा कण। अब समझो इस चीज को कि देखो कोई भी वस्तु जो है दोस्तों एक समान चाल v से, कितने की स्पीड से, v से, यानी कितनी वेलोसिटी है, v की वेलोसिटी से अगर जा रही है किसी वृत्ताकार मार्ग पर जिसकी त्रिज्या है दोस्तों आपके r, तो उस पर क्या होता है दोस्तों, एक अभिकेंद्रित त्वरण लगता है। अब ये अभिकेंद्रित त्वरण क्या होता है ये भी मैं भी समझाऊंगा। ये एक अभिकेंद्रित त्वरण लगता है, आप ये मान लीजिए, केवल और केवल क्या मान लीजिए कि यहां पर एक अभिकेंद्रित त्वरण लगता है, और वो जो अभिकेंद्रित त्वरण है वो होता है दोस्तों आपका कितना, v²/r, ये ठीक है। ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो कि होता है v²/r, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इस r को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं। तो क्या है मैग्नीट्यूड, v²/r। अब देखिए दोस्तों अभिकेंद्रित त्वरण होता है। अब अगर अभिकेंद्रित त्वरण है और वस्तु घूम रही है, तो मैंने, आप लोगों ने न्यूटन के नियम पढ़ रखे होंगे, और न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है, कौन सा नियम, सेकंड नियम, कि अगर किसी वस्तु को त्वरित करना है तो उसकी गति की दिशा में ही या उसके त्वरण की ही दिशा में हमें एक बल लगाना होगा, तभी वह वस्तु और त्वरित हो सकती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं वृत्तीय गति में मैंने बताया कि एक अभिकेंद्रित त्वरण लगता है, एक अभिकेंद्रित त्वरण लगता है। तो अगर उस वस्तु में त्वरण लग रहा है और उस त्वरण को बनाए रखना है तो हमें एक बल की आवश्यकता होगी ही होगी। और वह बल कहाँ से अब आएगा, तो वह बल ही जो ये अभिकेंद्रित त्वरण को बनाए रखता है, इस ही बल को हमने वृत्तीय गति में नाम दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स। और अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहाँ लगता है, तो ये हमेशा केंद्र की ओर ही लगता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो अभिकेंद्री बल है वह हमेशा वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर लगता है, ठीक है। मैं इसको अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगा पूरा, अभी आप केवल ये इसकी जो साइंस के लैंग्वेज में जो कहते हैं वो समझ रहे हैं। तो अभिकेंद्री बल कब लगता है, जब एक वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर किसी वेग v से r त्रिज्या के वृत्त पर घूम रही है, तो उसके ऊपर एक अभिकेंद्रित त्वरण लगता है जो होता है v²/r। और गति के द्वितीय नियम या न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के त्वरण उत्पन्न करने के लिए या किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए उस ही दिशा में, उसकी गति की ही दिशा में एक बल की आवश्यकता होती है, और वह बल वृत्ताकार मार्ग में अभिकेंद्री बल कहलाता है। जो कि यह बल अभिकेंद्री बल है वह हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या याद रखेंगे, एक तो अभिकेंद्री त्वरण क्या होता है v²/r। एक जो अभिकेंद्री बल है, अभिकेंद्री बल, ये जो अभिकेंद्री बल है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो mv²/r। ये होता है अभिकेंद्री बल। क्या होता है दोस्तों, आपका अभिकेंद्री बल होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब ये अभिकेंद्री बल कितना है, mv²/r। एक चीज याद रखिएगा, पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, पूछेगा अभिकेंद्री बल कितना है बताओ, या अंदर की ओर लगने वाला बल कितना है बताओ, या वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला बल कितना है बताओ, ठीक है। और अभिकेंद्री त्वरण क्या है, v²/r। अब इस चीज को मैं समझाता हूं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम से। आपको क्या करना है, घर पे बैठ करके एक छोटी सी नहीं, मतलब एक दो हाथ की रस्सी लीजिएगा और उसके एक सिरे पर पत्थर बांधिए या कोई भारी वस्तु बांधिए, जैसे कोई कड़ा हाथ में पहनते हैं ना, वैसा ऐसा कुछ भारी वस्तु बांध दीजिए, ठीक है। और फिर उस रस्सी को घुमाना स्टार्ट करिए। आप जैसे जैसे वस्तु को घुमाएंगे
आप एक बल का अनुभव करेंगे अपने हाथ के ऊपर, एक अपना बल जो है वो अपने हाथ के ऊपर लग रहा होगा, ऐसा आपको अनुभव होगा अगर आप करेंगे तो। और ये किया भी होगा, छोटे बच्चों ने बहुत आपने करा भी होगा, जब बचपन में नहीं घुमाते क्या हाथ से, और ऐसे किसी भी वस्तु को ऐसे ही घुमाने लग जाते थे। तो वहां जब आप ये बल अंदर की ओर लग रहा है ना, आपके हाथ के ऊपर जो बल लग रहा है, उसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन उसी के साथ आपने ये चीज भी नोट करी होगी कि जब आप वस्तु को घुमा रहे हैं तो वस्तु घूमते हुए एक बल तो अंदर की ओर लग रहा है आपके हाथों के ऊपर, लेकिन आप ये नोट करते होंगे कि वह वस्तु हमेशा बाहर की ओर जाने की कोशिश करती है। तो उसे बाहर की ओर कौन खींचता है? तो बिल्कुल दोस्तों, उस वस्तु को बाहर की ओर कौन खींचता है? उस वस्तु को बाहर की ओर खींचने वाला जो दूसरा बल मैंने अभी जस्ट बताया था ऊपर कि एक अभिकेंद्री बल है, एक अपकेंद्री बल है। तो जो अपकेंद्री बल है वही उस वस्तु को जिससे आप घुमा रहे हैं वर्ताकार मार्ग पर, वह उस वस्तु को बाहर की ओर खींचता है, उसे कहते हैं अपकेंद्री बल। और जैसे ही आपने घुमाते 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 अपने हाथ से छोड़ा, क्या वस्तु गोल गोल ही घूमती है? क्या वस्तु आपके पास गिरती है? बिल्कुल नहीं, वह उस ही दिशा में चली जाती है जिस टाइम आप छोड़ते हैं। उस टाइम पे उस वस्तु की टेंजेंट किस दिशा में थी, यानी आपने घुमाते घुमाते छोड़ा, अगर ए दिशा इस पॉइंट इस टाइप में छोड़ा है, ए जिस समय पर ए बिंदु था उस समय छोड़ा है, तो वह उत्तर दिशा में जाएगी। लेकिन अगर बी डायरेक्शन में छोड़ा, बी पॉइंट पे छोड़ा, तो वह इस डायरेक्शन में जाएगी। अगर आपने यहाँ ला करके छोड़ा तो आपके इस दिशा में चली जाएगी। तो जिस दिशा में आप जिस पॉइंट पे छोड़ देंगे वह उसी डायरेक्शन में आगे मूव कर जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो अभिकेंद्री बल क्या है, अपकेंद्री बल क्या है, यहाँ आपसे जो जो पूछा जा सकता है वो मैं पूरा कंक्लूजन करके आपको बता देता हूँ। अभिकेंद्री बल होता क्या है? सबसे पहले ये तो यह वृत्त के केंद्र पर जो है लगने वाला बल है, वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला बल है। अपकेंद्री बल वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल है। ये दो बातें याद रखिएगा, यही इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है, अभिकेंद्री त्वरण का मान कितना होता है? अभिकेंद्री त्वरण का मान v² होता है। अभिकेंद्री बल का मान mv² होता है। ये बातें थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप लोगों को एक बात समझ आ रही होगी कि अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि अपकेंद्री बल ज़्यादा होता है या अभिकेंद्री बल ज़्यादा होता है, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अभिकेंद्री बल लगा रहे हैं, जो आपका अभिकेंद्री बल वस्तु जो है आपके हाथों पर लगा रही है, आपका हाथ भी ठीक उतना ही बल गति या न्यूटन के तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर होती है और अलग अलग वस्तु पर होती है। तो वस्तु जो आपके हाथ पर, आपका केंद्र हाथ होगा ना जब आप रस्सी को घुमाएंगे, तो आपके हाथ पर जो वस्तु बल लगा रही है उतना ही बल आपका हाथ उस वस्तु पर लगाएगा। इसलिए अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल दोनों की ही जो वैल्यू होती है वह मैग्नीट्यूड में सेम रहती है, लेकिन दोनों की ही डायरेक्शन अलग अलग होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आप लोगों को अभिकेंद्री बल अपकेंद्री बल दोनों समझ में आ चुके होंगे। मैं यहीं पर एक रेड पेन से बना रहा हूँ, देखो कि ये तो था अभिकेंद्री बल जो अंदर की ओर लग रहा है। यहाँ मैं ऐसा डिनोट करवा रहा हूँ आपको इस एक ही डायग्राम में, ताकि आपको ज़्यादा फालतू के डायग्राम याद नहीं करने पड़े। एक ही डायग्राम में देखिए सब डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ये इस तरफ लग रहा है आपका कौन सा बल? अपकेंद्री बल, ठीक है, अपकेंद्री बल। अब मुझे लगता है कि ये अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये दोनों बल ही आप लोगों को वर्तीय गति करने में सहायता करते हैं। तो कितने बल लगते हैं सबसे पहले बताइए? 2 बल लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल को इंग्लिश में सेंट्रीपिटल कहते हैं, अपकेंद्री बल को सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। ये इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में हिंदी में आपको कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा हो कि अभी क्या है अप क्या है, तो आप क्या करेंगे? पिटल और फुगल याद रखेंगे, ठीक है।
फिर आपको क्या करना है, अब अभिकेंद्री बल के बारे में पता लगाना है। तो अभिकेंद्री बल हमेशा सेंट्रल की ओर लगता है, इसका और अपकेंद्री बल का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर आप किसी वस्तु को वर्ताकार मार्ग पर घुमा रहे हैं और आप जिस टाइमिंग पे छोड़ेंगे उस बिंदु पर बनने वाली टेंजेंट स्पर्श रेखा, उसी के अनुदिश वह वस्तु गति करेगी फिर आगे। क्योंकि आपसे एक छोटा सा डायग्राम बना करके दे दे और ऐसे देखो, मैं समझाता हूँ आपको कैसे डायग्राम देगा वो। अगर आपको देता है क्वेश्चन तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है वो। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि ये देखिए, एक ये गोला, एक ये गोला, एक ये गोला और एक ये गोला, ठीक है। इसमें ये ए बिंदु है, इसमें ये A2 बिंदु है, इसमें ये A3 बिंदु है और इसमें ये A4 बिंदु है। अब आपको यहाँ क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्नलिखित या फिर निम्न चित्रित, जो नीचे चित्रित किए गए हैं हमने ABCD, जो भी आपको ऑप्शन देगा, देखो यहाँ A, ठीक है, ये B, ये C और ये D। तो वो बोलेगा कि हमने जो ये आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं, आप बताइए कि निम्नलिखित में से किस वृत्तीय मार्ग में अगर हम वस्तु को छोड़ें कि वह वस्तु दक्षिण दिशा की ओर गमन करे, किस ओर, दक्षिण दिशा की ओर वह वस्तु गमन करे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि चारों डायग्राम में पहले तो आपको टेंजेंट बनानी होगी जिस बिंदु की बात हो रही है। तो ये एक टेंजेंट, ठीक है, ये दूसरी टेंजेंट, ये तीसरी टेंजेंट और ये चौथी टेंजेंट। अब आपको मेरे हिसाब से दक्षिण दिशा का अगर ज्ञान है, दक्षिण दिशा कैसे होगी देखो भाई, बता देता हूँ वो भी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो आपको अब तो नॉलेज आ ही गया होगा कि जो नीचे की ओर आ रही है, तो ए ऑप्शन में जो है वस्तु नीचे की ओर आ रही है, इसलिए इस वस्तु को जब हम छोड़ेंगे तो यह वस्तु दक्षिण दिशा की ओर गमन करेगी। पूछ लिया जाता पूर्व दिशा की ओर कौन गमन करेगी, तो सी। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि A2 भी तो पॉसिबल है, ये भी तो इसी साइड जा रही है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर हम बनाए तो ये पूर्व होगी, ये दक्षिण होगी, तो ये पूर्व दक्षिण हो जाएगी, जबकि ये स्पष्ट तरीके से पूर्व है। जिस प्रकार से यहाँ पर भी कि अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ये देखो किस ओर जा रही है, पश्चिम दक्षिण की ओर। पश्चिम बोलता, हाँ, अगर पश्चिम दक्षिण ऑप्शन में नहीं है तो हम इसे पश्चिम भी कह सकते हैं, ठीक है। वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, अब इस टाइप के क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे साइंस में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज आप लोगों को अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल का जो भी मैंने बताया सार रूप में, वो सब समझ में आ चुका होगा। आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने बताया, जैसे कि अभिकेंद्री बल केंद्र की ओर लगता है, मैंने वो लिखवाया तो है नहीं, तो आप वो चीजें नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। या फिर जो ये डायग्राम वगैरह बना करके मैंने समझाया है, इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी रखेंगे तो मुझे श्योर है कि आपको ये याद आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।